बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। बच्चों, मेरा नाम मोहम्मद इकबाल है और मैं यूजीआई में इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूँ। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह आप अल्लाह के फ़ज़ल व करम से बाखैरियत होंगे और अपनी पूरी मेहनत और लगन के साथ अपने एक लेक्चर को सुन रहे होंगे जो ऑनलाइन लेक्चर आपको दिए जा रहे हैं, और फिर आप उन्हें बड़ी मेहनत से तैयार भी करते होंगे। अभी आप बच्चों की तरफ से हमें जो कमेंट्स आ रहे हैं, यानी आप जो पढ़ते हैं उसके बाद फिर आपको पेपर भी सॉल्व करने के लिए दिए जा रहे हैं ताकि आप उन्हें डेट शीट के अकॉर्डिंग आप उन्हें करें। तो बेटे, हमने जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो थ्योरी ऑफ मनी चैप्टर का नाम है, और उस चैप्टर में हमने बात की थी जो हमारा रिसेंटली टॉपिक चल रहा था वो था क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी भी आप इसे लिखते हैं। तो सेकेंड ईयर की इकोनॉमिक्स पार्ट 2, इसमें चैप्टर बेटे जो है वो मनी ज़र का हम चैप्टर पढ़ रहे थे, और इस ज़र के चैप्टर में जो हमारा टॉपिक चल रहा था वो था क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी। क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी यानी अच्छे या उम्दा ज़र के औसाफ। अच्छे भी आप इसे लिख सकते हैं या उम्दा ज़र के औसाफ, खूबियाँ, सिफ़तें, ख़ुसूसियात जो भी। तो ये इसमें हमने जो लास्ट अपने लेक्चर में जिन ख़ुसूसियात का ज़िक्र किया था उस पर बहस की थी। उसमें हमने बेटे पढ़ा था कि फ़ाइन मनी यानी उम्दा ज़र, अगर हम इतनी ज़्यादा अक़साम पढ़ने के बाद हर एक टाइप की नेचर अलग है, जिस तरह से मेटेलिक मनी कॉइन्स फॉर्म में सर्कुलेट करती है, पेपर मनी जो है वो करेंसी नोट की सूरत में होती है, क्रेडिट मनी चेक, ड्राफ्ट, पे ऑर्डर की सूरत में होती है, नियर मनी करीबी ज़र, सोना और प्राइस बॉन्ड की सूरत में जो है ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज यूज़ होते हैं। हर एक की नेचर और प्रॉपर्टीज़ अलग अलग है। तो हमने बतौर स्टूडेंट ये बताना है कि अब फ़ाइन मनी में किन प्रॉपर्टीज़ का होना ज़रूरी है, उस पे हम बात कर रहे थे। यानी हमारे टॉपिक का नाम है क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी या फ़ाइन मनी। उम्दा ज़र के औसाफ, अच्छे ज़र के औसाफ, अच्छे ज़र की सिफ़तें, ख़ुसूसियात, ये आप इसको कह सकते हैं। तो अभी हमने जो पढ़ा है उसमें बेटे हमने पढ़ा है कि अगर हम फ़ाइन मनी कहते हैं किसी भी टाइप ऑफ मनी को, तो उसमें जनरल एक्सेप्टेंसी होनी चाहिए, यानी उससे हर शख्स बग़ैर किसी एतराज़ के कबूल करे। उसमें डिविजिबिलिटी होनी चाहिए, उसमें पोर्टेबिलिटी होनी चाहिए, उसमें ड्यूरेबिलिटी होनी चाहिए और कॉग्निज़ेबिलिटी होनी चाहिए। ये हमने प्रॉपर्टीज़ हमने पहले बात की है। आज हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं कि एक ख़ुसूसियत यानी कि हम आज से जो शुरू कर रहे हैं वो है कि
होमोजेनिटी, ठीक है, यानी कि इसको हम कहेंगे यकसानियत। यकसानियत कि ज़रूरी है कि जिसे आप फाइन मनी कह रहे हैं उसमें क्या होना चाहिए जी, होमोजीनियस, यानी कि ऑल यूनिट ऑफ मनी मस्ट बी होमोजेनियस। हर एक जो है मतलब यूनिट वो एक जैसा होना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं है कि अब हर यूनिट जो मतलब, इसका मतलब ये है कि अब अगर 1 रुपए का कॉइन है तो सारे कॉइन एक जैसे होने चाहिए। 2 रुपए का कॉइन है वो अब हर हवाले से उसमें वेट, कलर, मोनोग्राम हर हवाले से एक जैसा होना चाहिए। या दूसरी, हम अगर करेंसी नोट की बात करते हैं तो करेंसी नोट में जो एक नोट जो है, मतलब 100 रुपये का नोट है तो सारे नोट एक जैसे होने चाहिए। 10 रुपये का नोट है तो उसमें मौजूद जो है वो सारे यूनिट एक जैसे होने चाहिए। होमोजेनिटी का ये मतलब होता है। और अगर एक ही अमाउंट के नोट अगर डिफरेंट हो जाते हैं तो उन डिफरेंट होने से उनमें एक तो जनरल एक्सेप्टेंसी का ख़त्म हो जाता है। सबसे पहला जो नुकसान होता है वो ये होता है कि जनरल एक्सेप्टेंसी, अगर एक ही नोट, सपोज़ करते हैं कि अगर हम बात करते हैं कि ये 1000 रुपये का नोट है, अब 1000 रुपये का नोट जो है ये अपने हर एक जो है वो एंगल से एक जैसा होना चाहिए। इसमें होमोजेनिटी तभी हो सकती है कि यानी एक तो ये है कि इसका जो है, इसका कलर, इसका मोनोग्राम, इसका साइज़, इसका जो है वेट, ठीक है, और इसकी वो लुक एक जैसी होनी चाहिए। अगर इसमें तमाम प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं तो इसका मतलब ये है कि आप जितने भी जहाँ पर नोट, 1000 रुपये का नोट हो, 2 नोट हों, 3 नोट हों, जितने भी नोट हों, उन तमाम के लिए ज़रूरी है कि एक यूनिट, एक वैल्यू की करेंसी हर हवाले से एक जैसी होनी चाहिए। इसे हम नाम देते हैं होमोजेनिटी का। और अगर आप इसमें से, होमोजेनिटी इज़ आल्सो एन एसेंशियल क्वालिटी ऑफ गुड मनी। इट मीन्स ऑल यूनिट्स ऑफ सेम मनी आर इक्वल इन वेट और शेप, कि वो अपने, जिस तरह से मैंने आपको बताया है कि अब ये देखें कि ये है, अगर हम शेप की बात करते हैं, वेट की बात करते हैं, ठीक है जी, इसमें कलर है, इसमें वॉल्यूम है, क्या, या इसके अलावा इसकी लुक है, अपीयरेंस है, तो ये तमाम खसूसियात एक जैसी होनी चाहिए। अगर इनमें से उसकी इस प्रॉपर्टीज़ में इख्तलाफ आ जाता है, यानी डिफरेंट हो जाती हैं, एक ही वैल्यू का नोट जो है अपने वज़न में, अपने उस वॉल्यूम में, शक्ल में, अगर वो डिफरेंट हो जाता है, इसका मतलब ये है कि उसमें होमोजेनिटी नहीं है। तो होमोजेनिटी का मतलब ये होता है कि वो करेंसी एक ही रकम, एक ही वैल्यू की, एक ही अमाउंट की करेंसी हर हवाले से, हर एंगल से एक जैसी होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो उसमें जनरल एक्सेप्टेंसी भी मौजूद होगी और वो एक साउंड मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो बात हमने अपनी शुरू की हुई थी क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी के हवाले से, कि इसमें जो है जिस तरह से बाकी खसूसियात हमने पढ़ी हैं, उसके फीचर्स पढ़े हैं, उसमें एक प्रॉपर्टी ये भी होनी चाहिए कि जितने भी यूनिट हैं वो जो है ऑल यूनिट मस्ट बी सेम, एक जैसे होने चाहिए, होमोजीनियस होने चाहिए और यकसा नौइयत के होने चाहिए। तो अब ये देखें कि अब कई ऐसी करेंसीज़ हैं कि जिसको जो है वो हर हवाले से एक जैसी है। मतलब 1 रुपये का कॉइन है, सारे कॉइन एक जैसे हैं अपने कलर के। आप करेंसी नोट की तरफ आते हैं, 500 रुपये का नोट है, सारे नोट का वज़न एक जितना है, शेप है, वेट है, कलर एक जैसा है सबका। इसके अलावा
जो है अब इसलिए कि अगर हम किसी एक करेंसी को नाम दे रहे हैं फाइन मनी का, तो उसमें ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसके तमाम यूनिट एक जैसे होने चाहिए। उसके बाद जो है एक और ख़ुसूसियत की हम बात करते हैं, तो इस तरह से ये है कि होमोजीनियस होनी चाहिए। होमोजीनियस होने के साथ साथ यानी इजी टू मेक, एक ख़ुसूसियत जो है वो क्या होनी चाहिए जी, कि इजी टू मेक, कि उसे करेंसी को बनाना आसान हो। यानी करेंसी जो है क्या होनी चाहिए, ये इसमें ये ख़ुसूसियत होनी चाहिए कि उसको मेलेबिलिटी, कि उसे बनाना आसान हो। ठीक है, या इसे आप उर्दू में बेटे लिखेंगे तश्कील पजीरी, तश्कील पजीरी, कि उसे शक्ल देना आसान हो, उसको बनाना आसान हो। तो उम्दा ज़र फ़ाइन मनी में एक ये भी ख़ुसूसियत का होना ज़रूरी है कि फ़ाइन मनी जो है वो उसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होनी चाहिए कि वो जो है उसको बनाना आसान हो। और करेंसी किस से बनाई जाती है, अब देखें, अब वो कॉइन्स हैं तो ये मेटल से बनाए जाते हैं। पेपर करेंसी पेपर मनी है तो ये पेपर से तैयार की जाती है। इसके अलावा अगर हम नियर मनी की बात करते हैं तो उसमें एक गोल्ड जो है वो नेचुरल कमोडिटी है, मिनरल में आता है। और उसके बाद जो प्राइस बॉन्ड हैं वो जो है वो भी एक पेपर से तैयार किए जाते हैं। तो फ़ाइन मनी के लिए ज़रूरी है कि उसको बनाना आसान हो। यानी कि जिस तरह से अब हम बात करते हैं कि अगर हम इन दो करेंसीज़ को कंपेयर करते हैं, ठीक है जी, ये वाली जो है, अब इसमें एक तरफ हम ले लेते हैं मेटेलिक मनी, मेटेलिक मनी, और एक तरफ हम ले लेते हैं पेपर मनी। अब ये दोनों जो है आप इससे पहले पढ़ चुके हैं कि ये पेपर मनी क्या होती है और मेटेलिक मनी क्या होती है। अब ये जो है ये अपना मेटेलिक मनी जो है ये कॉइन्स हैं, धाती सिक्के होते हैं। और पेपर मनी जो है ये करेंसी नोट है। ये पेपर मनी और ये हो गए ये करेंसी नोट हैं। और ये अब ईद को अगर देखा जाए कि ये खसूसियत जिसकी हम बात कर रहे हैं कि उसकी तश्कील पदीरी, अवेलेबिलिटी, ईजी टू मेक, या इसको हम बात करते हैं कि उससे हम फॉर्मेशन कि उसको फॉर्म कैसे करना है, उसे बनाना कैसे। अगर आप इस खसूसियात को अगर आप इन दोनों में देखते हैं तो ये मेटेलिक मनी है। मेटल को मेल्ट करके उसको फिर कॉइन्स बनाए जाते हैं। और ये है पेपर मनी के पेपर से करेंसी नोट जो है वो प्रिंट किए जाते हैं, इशू किए जाते हैं। अगर हम इस प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि तश्कील पदीरी, मैलेबिलिटी की, तो इनमें हमें इसमें ज़्यादा अट्रैक्शन नज़र आती है कि ये जो है ये आसान है, इसको तैयार करना आसान है, जबकि करेंसी जो है ये डिफ़िकल्ट है। क्या कि ये करेंसी आसान है, पेपर से करेंसी नोट बनाना, उनको छापना, प्रिंट करना आसान है, जबकि जो कॉइन से मेटल कॉइन जो है जो कि मेटल से तैयार किए जाते हैं, तो मेटल से कॉइन बनाना ये कंपैरेटिवली डिफ़िकल्ट होता है। तो हम फ़ाइन मनी की इस प्रॉपर्टीज़ में ये देखते हैं कि हम उसे फ़ाइन मनी कहेंगे जिसमें ये प्रॉपर्टी मौजूद होगी कि उसको बनाना आसान होगा। तो इस हवाले से हमें पेपर मनी जो है ये फ़ाइन मनी नज़र आती है, क्योंकि पेपर में वो खसूसियत मौजूद है
कि इसे प्रिंट करना, इसे बनाना, इसे छापना ये कंपैरेटिवली आसान होता है जी। इसके बाद इनकी बेटा एक और खसूसियत, चूँकि हम उम्दा ज़र के औसाफ की बात कर रहे हैं, जी, इसमें एक खसूसियत कि उसे स्टोरेबिलिटी भी उसके अंदर होनी चाहिए। यानी ज़ख़ीरा कदर। इसका मतलब है कि करेंसी को जो है ज़ख़ीरा करके रखना, महफूज करके रखना। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि ये जब हमने बार्टर सिस्टम को डिस्कस किया था, तो बार्टर सिस्टम को अगर इसी प्रॉपर्टी को हम बार्टर सिस्टम में जाके पढ़ते हैं, तो बार्टर सिस्टम ने पढ़ा था कि एक नो स्टोरिंग वैल्यू। अगर आप लास्ट के लेक्चर अगर आप को याद हूँ आपने पढ़े हैं, तो उसमें आपने बार्टर सिस्टम की प्रॉपर्टीज़ में ये पढ़ा था कि देयर वाज नो स्टोरिंग वैल्यू ऑफ कमोडिटीज़ अंडर बार्टर सिस्टम, कि बार्टर सिस्टम में जो था ये ज़ख़ीरा कदर की खसूसियत नहीं थी, ज़ख़ीरा कदर की खूबी या खसूसियत नहीं थी। बार्टर सिस्टम में कमोडिटी को, मनी को स्टोर नहीं किया जा सकता था, लेकिन इस हल किया है, यानी इस प्रॉब्लम को, ये जो हमने यहाँ पे बात की है ये स्टोरिंग वैल्यू की, इसे सॉल्व किया है कि कंसेप्ट ऑफ मनी ने। यानी जब रुपया पैसा आया तो ये स्टोरिंग वैल्यू वाला प्रॉब्लम हमारा सॉल्व हो गया। अब सॉल्व हो गया, इसका मतलब ये है कि विद द कंसेप्ट ऑफ मनी देयर इज़ स्टोरेबिलिटी इन मनी, कि जब पैसे का ज़माना आया तो स्टोरेबिलिटी की वैल्यू आ गई। अब हम स्टोर, तो ज़ाहिर बात है आज का दौर जो जा रहा है, इस दौर में हम पैसे को जितनी क्वांटिटी में हो इसे बड़ी आसानी के साथ हम स्टोर कर सकते हैं। तो अब इनमें स्टोर करने में भी वो मुख्तलिफ़ जो हमारी ज़र की अक़साम हैं, उनको अंदाज़ भी उनका या उनका तरीक़ाकार उनको महफूज करने का अलग अलग है। तो स्टोरेबिलिटी की प्रॉपर्टी में हमने ये देखना है कि हम फ़ाइन मनी उसे कहेंगे जिससे हम आसानी के साथ फॉर द लॉन्ग पीरियड, दैट कैन बी स्टोर्ड फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कि उसे हम तवील अरसे तक महफूज करके रख सकें और वो अपनी उस बाकायदा उसकी इम्पोर्टेंस कम ना हो, उसकी वैल्यू कम ना हो, उसकी क्वांटिटी कम ना हो, बल्कि वो अपनी जगह पे जो है वो कायम रहे। इसके बाद हम बात करते हैं जी एक और खसूसियत की, जिस तरह से ये होगी स्टोरेबिलिटी। इसके बाद सूटेबल क्वांटिटी, इसे हम लिखेंगे बेटा मुनासिब मिकदार, के मुनासिब मिकदार। फ़ाइन मनी के लिए, उम्दा ज़र होने के लिए ज़रूरी है कि हम जिस ज़र को उम्दा ज़र कहेंगे या फ़ाइन मनी कहेंगे वो सूटेबल क्वांटिटी में होना चाहिए, रीज़नेबल एडिक्वेट क्वांटिटी में होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा क्वांटिटी में होगा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, अगर वो कम क्वांटिटी में होगा तो वो उसको सपोर्ट नहीं कर पाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम ऐसी चीज़ को फ़ाइन मनी कहेंगे जो कि मुनासिब मिकदार में होगा। अब हम ये देखें कि अगर आप फ़र्द करते हैं कि इससे फ़र्क क्या पड़ता है, जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास ये जो है क्वांटिटी ऑफ मनी मुनासिब मिकदार में नहीं है, तो इससे हालात क्या हो सकते हैं कि इससे दो
इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्रिएट हो सकते हैं। अगर हमारे पास जो है सप्लाई ऑफ मनी बढ़ जाती है, फ़र्क किया कि अगर ये हो जाती है ज़्यादा तो उससे क्या हो जाता है, इन्फ्लेशन हो जाएगा, और अगर क्वांटिटी कम हो जाएगी तो डिफ्लेशन हो जाएगा। ये दो मसाइल पैदा हो सकते हैं। और अगर ये है सूटेबल क्वांटिटी में, सूटेबल क्वांटिटी में अगर ये है तो इसका रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि देयर विल बी स्टेबिलिटी ऑफ प्राइसेस, स्टेबिलिटी इन प्राइसेस। अगर वो सप्लाई ऑफ मनी रीजनेबल क्वांटिटी में है, ना बहुत कम है ना बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितनी ज़रूरत है उतनी वो मौजूद है, उसे हम कहेंगे स्टेबिलिटी। तो वो वो डिफाइन करेगा स्टेबिलिटी इन प्राइसेस को, कि यानी कि प्राइसेस ना कम होंगी ना ज़्यादा। अब इसमें देखें, इसमें जो है इन्फ्लेशन की हम बात करते हैं तो इसमें प्राइस हाई हो जाती हैं, अगर हम डिफ्लेशन की बात करते हैं तो इसमें प्राइस कम हो जाती हैं। तो अब अगर क्वांटिटी ऑफ मनी रीज़नेबल होगी, ना वो बहुत ज़्यादा मिकदार में होगी ना ही वो बहुत कम मिकदार में होगी, तो उसका फ़ायदा क्या होगा कि हमारी जो प्राइस स्टेबिलिटी है वो कायम रहेगी, ना हमारी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी और ना हमारी प्राइसेस बहुत कम होंगी। तो ये हमारे पास एक इसकी जो है वो प्रॉपर्टी है। अब बेटे जी हमने सवाल मुकम्मल कर लिया है, और टॉपिक मतलब नाम क्या है जी, क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, उम्दा ज़र के औसाफ। ये सवाल अगर आप इसको देखें तो ये आपके पास पेपर में भी आपसे पहले से पूछा जाता रहा है, तो इसको आपने तैयार करना है इंशाअल्लाह। जो है इसमें अगर आप इसकी तैयारी में, इसकी रीडिंग में आपको कहीं पर भी कोई मुश्किल पेश आती है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं, और इंशाअल्लाह हम उसको जो है वो आपके मसले को हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे जी। तो ये हमारा जो टॉपिक था, ये आप इसमें से जो शॉर्ट बनते हैं वो आपको मैं उसमें आपके जो हैं अपना जब हम इसमें सेशन करेंगे शॉर्ट का और MCQs का, तो उसमें जितने भी पॉसिबल शॉर्ट इसमें होंगे वो आपको मैं बता दूंगा। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात बता दें कि जितने भी आपने पॉइंट पढ़े हैं, पहला सवाल आपको लास्ट लेक्चर में मैंने लिख के दिया था कि आपसे ये सवाल पूछा जा सकता है कि राइट डाउन सम इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइन मनी, उसमें किसी चार का आपने नाम लिख देना है। उसके बाद जितनी भी आपने पढ़ी हैं क्वालिटीज़ ऑफ गुड मनी, तो उनमें से इंडिविजुअली भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक जनरल सब्टेंसी का आपसे सवाल पूछा जा सकता है, आपसे डिविजिबिलिटी का पूछा जा सकता है, आपसे पोर्टेबिलिटी का सवाल पूछा जा सकता है, या ड्यूरेबिलिटी क्या होती है, या स्टोरिंग वैल्यू कैसे जो है इसको कैसे मतलब है आप डिफ़ाइन कर सकते हैं फाइन मनी में। तो इसमें एक पॉसिबिलिटी है सवाल की। तो आपने ये अगर आपसे ये सवाल पूछा जाता है तो आप में इतना मतलब है आपके पास नॉलेज होना चाहिए कि आप उसको जो है क्रिएट करके तो उसको असम्बल करके आप उसको उसका जवाब दे दें। तो बेटे इसके बाद हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इसी थ्योरी ऑफ मनी से है कि इस थ्योरी ऑफ मनी, या सिर्फ मनी भी आप इसे लिख सकते हैं, इसको बेटे हम इसके दो एंगल हम पढ़ते हैं इस मनी के, ठीक है। एक हम पढ़ेंगे सप्लाई ऑफ मनी, ठीक है, और दूसरा है डिमांड फॉर मनी। दो हम पढ़ेंगे, एक है
सप्लाई ऑफ मनी, और दूसरा है डिमांड फॉर मनी। सप्लाई ऑफ मनी को आप क्वांटिटी ऑफ मनी भी लिख सकते हैं, क्वांटिटी ऑफ मनी। उर्दू में इसके दो नाम हैं, ज़र की मिकदार या ज़र की रसद। सप्लाई ऑफ मनी, क्वांटिटी ऑफ मनी, ज़र की रसद या ज़र की मिकदार। ये है डिमांड फॉर मनी, ज़र की तलब। दो चीज़ें आपने इसमें पढ़ ली हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि हम अब इसको डिफ़ाइन करते हैं। इस वर्ड को तो हमें आसान लगता है, क्वांटिटी ऑफ मनी। क्वांटिटी कहते हैं अमाउंट को या वॉल्यूम को, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन आप यूँ लिख सकते हैं इंट्रोडक्शन की, टोटल अमाउंट ऑफ मनी, टोटल अमाउंट ऑफ मनी इन अ कंट्री या इन एन इकोनॉमी इन गिवन पीरियड ऑफ टाइम कि किसी ख़ास वक्त में किसी मुल्क में किसी ख़ास वक्त में ज़र की मजमूई मिकदार को ज़र की रसद कहा जाता है। ठीक है जी। अब ये टोटल मिकदार की हम बात कर रहे हैं, और ये जो टोटल मिकदार की हम बात कर रहे हैं बेटे, यहाँ पर ये टोटल अमाउंट ऑफ गुड, सॉरी टोटल अमाउंट ऑफ मनी, ये वाली, ये जो टोटल अमाउंट ऑफ मनी यानी ज़र की कुल मिकदार। अब ये मिकदार चाहे सर्कुलेशन में हो, चाहे ये गर्दिश कर रही हो मुल्क के अंदर ये पैसा, या ये जो है वो स्टोर हो, यानी बैंकों में रखा हुआ हो, घर में पड़ा हो, इसके लिए टोटल अमाउंट सप्लाई ऑफ मनी में टोटल मिकदार आ जाएगी। अब हमने अमाउंट की बात की है, चाहे वो अमाउंट हम रोज़ाना इस्तेमाल कर रहे हैं अपने लेन देन में, या वो हमारे घरों में महफूज है, यानी कि घरों में पैसा रखा हुआ है, सोना है, इसके अलावा प्राइस बॉन्ड हमने रखे हुए होते हैं, बैंकों में पैसा पड़ा होता है। तो हमने टोटल अमाउंट को देखना है, चाहे वो अमाउंट बैंकों में पड़ी है, घरों में रखी हुई है, वो इस्तेमाल में है, वो गर्दिश कर रही है, वो नहीं कर रही। तो हमने बात की है कि हम उसकी मजमूई मिकदार को हम नाम देंगे कॉइन का, अमाउंट का जी। इसमें अगर हम अमाउंट की बात करते हैं तो इसमें सब कुछ आ जाएगा, यानी जितने कॉइन्स मौजूद हैं, जितना उस मुल्क में गोल्ड मौजूद है, जितने करेंसी नोट हैं, करेंसी नोट प्लस चेक प्लस बॉन्ड्स प्लस जितने भी इसके अलावा ज़र हैं। तो हमने जब ज़र की मिकदार की बात करनी है सप्लाई ऑफ मनी की, तो उसमें हमने डिस्कस क्या करना है कि टोटल अमाउंट ऑफ मनी, चाहे वो अमाउंट हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे पास वो
महफूज रखी हुई है। तो उसमें अगर आप किसी एक वक्त में अगर आप मतलब आज हम पाकिस्तान की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मौजूदा वक्त में यानी आज हम जिस वक्त सप्लाई ऑफ मनी की बात कर रहे होते हैं हम उसी वक्त की अमाउंट को लेते हैं। यानी अगर आज की हम बात कर रहे हैं तो अभी हम देखेंगे कि पाकिस्तान में टोटल कॉइन्स कितने हैं, चाहे वो सर्कुलेशन में हैं या वो घरों में पड़े हैं, बैंकों में रखे हैं। टोटल करेंसी नोट कितने हैं, टोटल चेक कितने इशू हो चुके हैं या वो इस्तेमाल हो रहे हैं, टोटल सोना कितना है, प्राइस बॉन्ड कितने हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ कितनी हैं, पे ऑर्डर कितने बने हुए हैं, बैंक ड्राफ्ट हैं। टोटल अमाउंट को हमने जमा करना है तो उसे हमने नाम देना है सप्लाई ऑफ मनी का। ठीक है, सप्लाई ऑफ मनी जो है ये आम तौर पर यानी कि अगर हम इसमें तब्दीली बदलाव या कमी बेशी ये फ़ौरन मुमकिन नहीं होती। तो हम इसकी ये पहले बात करते हैं कि ये जो है सप्लाई ऑफ मनी ये तो एक तो हमने पढ़ लिया है कि ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी है, लेकिन ये चेंज कब कैसे मुमकिन है, क्या कम या ज़्यादा, ये हम बात कैसे हो सकती है। इसमें बेटे आपने ये याद रखना है कि इट इज़ फिक्स्ड इन शॉर्ट रन इट इज़ फिक्स्ड इन शॉर्ट रन। और दूसरा इट इज़ चेंजेबल या आप कह सकते हैं कि ये वेरिएबल हो सकती है, किसमें, वेरिएबल इज़ इन लॉन्ग रन। इसका मतलब ये हुआ कि अरसा कलील में यानी कम अरसा में, अरसा कलील में ज़र की रसद मुअय्यन होती है, लेकिन अरसे तवील में जो है, अरसे तवील में ज़र की रसद में कमी बेशी मुमकिन होती है। यानी कि अभी हमने तारीफ़ क्या की है कि ज़र की मजमूई मिक़दार को हम क्या नाम दे रहे हैं, ज़र की रसद का। तो अब ज़र की मिक़दार को अगर बढ़ाना हो या कम करना हो तो वो जो है ये शॉर्ट रन में पॉसिबल नहीं है, यानी नहीं बढ़ाया जा सकता। ये नहीं हो सकता कि आज हमारे पास हम कल से जो है या 2 या 3 दिन में हमारे पास नए नोट आ जाएंगे या कम करना है तो सर्कुलेशन से निकल जाएंगे। नहीं, अगर नई करेंसी बढ़ानी हो तो इट टेक्स टाइम, इस पे वक्त लगता है, और अगर करेंसी की मिक़दार कम करनी हो तो भी इस पे वक्त लगता है। यानी कि ना आप फौरी तौर पर थोड़े अरसे में ना तो ज़र की रसद बढ़ाई जा सकती है और ना ही थोड़े अरसे में ज़र की रसद को कम किया जा सकता है। अगर ज़र की रसद कम करनी है या रसद ज़र की बढ़ानी है तो उसके लिए तवील अरसा दरकार होता है, यानी लंबे अरसे तक, ज़्यादा अरसे तक जो है इसको नई करेंसी, आपने अक्सर देखा होगा कि जब कोई करेंसी निकाली जाती है तो पहले से नोटिस दिया जाता है और बता दिया जाता है कि फ़लाँ डेट से या इतने अरसे बाद या इस जून से या फ़लाँ जुलाई से या दिसंबर से ये करेंसी सर्कुलेशन में नहीं होगी। इसका मतलब है इस करेंसी को कम करना है तो भी आपको वक्त चाहिए, और अगर मिक़दार बढ़ानी है तो फ़ौरन नहीं बढ़ाई जा सकती, वो उसका एक प्रोसेस होता है, रिपोर्ट है, उसके बाद ज़रूरत है, फिर रिज़र्व को देखा जाता है, फिर बैंक जो है डिसाइड करता है करेंसी कौन सी छापनी है, किन यूनिट में छापनी है। तो मतलब ये है कि ये तवील अरसे का काम होता है। तो इसमें शॉर्ट पीरियड में ना सप्लाई कम की जा सकती है और ना ही बढ़ाई जा सकती है, जबकि तवील अरसे में ऐसा मुमकिन है कि ज़र की मिक़दार को बढ़ाया भी जा सकता है और कम भी किया जा सकता है। एक तो ये हो गया।
दूसरी हम बात कर रहे थे ज़र की रसद के हवाले से कि ज़र की रसद हम किसे कहते, सॉरी ज़र की तलब किसे कहते हैं। ये टोटल अमाउंट ऑफ मनी द पीपल गिव प्रेफरेंस टू टेक इन फॉर्म ऑफ कैश, यानी कि जो लोग अपने पास रकम कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं, ठीक है, कैश रखना चाहते हैं, उसे हम कहते हैं सप्लाई ऑफ डिमांड फॉर मनी। यानी डिमांड फॉर मनी ज़र की तलब, के ज़र की तलब क्यों की जाती है, ज़र की तलब होती क्या है, डिमांड फॉर मनी क्या है। द डिमांड फॉर मनी द कॉन्सेप्ट when people want to take the money in form of cash with them, लोग अपने पास अपने साथ पैसा जब कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं डिमांड फॉर मनी। अब ये जो डिमांड फॉर मनी है ये दो तरह की होती है। एक होती है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी, इसको आप लिखते हैं MSD। और दूसरी है स्पेक्युलेटिव डिमांड फॉर मनी, यानी इसे आप लिखते हैं MTD और MSD। ठीक है, तो अब ये दोनों जो हैं ये डिमांड फॉर मनी, ये है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी और ये है स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी। अब ये जो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी है ये डिपेंड करती है इनकम पे, इनकम पे डिपेंड करती है, पॉजिटिवली करती है। यानी कि अगर हम यूँ लिखते हैं कि MTD इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, तो इनमें रिलेशन होता है पॉजिटिव। कैसे कि अगर इनकम बढ़ेगी तो ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, इनकम कम होने पर ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगी। अब ये होती क्या है, बेसिकली हम कुछ मोटिव के अगेंस्ट जो है वो पैसा अपने पास कैश फॉर्म में रखना चाहते हैं। इसमें हम बात करते हैं तो इसमें हमारा होता है डोमेस्टिक मोटिव, यानी कि हम रोज़ाना की बुनियाद पर हमें पैसा चाहिए होता है, कोई ना कोई सब्ज़ी ख़रीदनी है, कुछ ना कुछ, तो हम पैसा अपने पास महफूज रखें, उसे कहते हैं डोमेस्टिक मोटिव। यानी डोमेस्टिक मोटिव भी हो सकता है, इसके अलावा बिजनेस मोटिव, और तीसरा इमरजेंसी। यानी कि तीन वजूहात की बुनियाद पर हम अपने पास पैसा महफूज करके रखते हैं, डोमेस्टिक मोटिव, बिजनेस मोटिव और ट्रांजैक्टिव मोटिव। तो इसमें ये होता है कि ये तीनों मोटिव मिलाते हैं तो ये बनता है ट्रांजैक्शन डिमांड फॉर मनी। और ये बेटे किस पे डिपेंड कर रहा है, ये इनकम पे डिपेंड कर रहा है। यानी कि इसका फंक्शन यूँ बनता है MTD इज़ द फंक्शन ऑफ इनकम, तो ये डायरेक्ट बनता है। यानी कि अगर इसमें मैंने आपको बताया है कि ये जो है बेसिकली ये तीन मोटिव पे है, बिजनेस मोटिव, डोमेस्टिक मोटिव और ट्रांजैक्शन या इमरजेंसी की सूरत में जो हम पैसा अपने पास रखते हैं। तो इन तीनों का जो है ये इनकम के साथ पॉजिटिवली है, इनकम बढ़ेगी तो इन तीनों मोटिव के लिए डिमांड फॉर मनी बढ़ जाएगी, और इनकम कम होगी तो इन तीनों के लिए डिमांड फॉर मनी भी कम हो जाएगी। उसके बाद बेटे ये जो है सुपरलेटिव डिमांड फॉर मनी, ये डिपेंड करती है इंटरेस्ट रेट पे, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, शरह सूद, यानी किस पे है, शरह सूद पे करती है। और इक्वेशन इसकी यूँ बनती है MSD इज़ द फंक्शन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट, और ये जो है ये हमारा डिक्रीजिंग फंक्शन बनता है, यानी ये उल्ट होता है। ये इन रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो MSD कम हो जाएगी, और रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो MSD ज़्यादा हो जाएगी। तो ये
इसमें आपको मैंने बताया था कि ये जो सप्लाई ऑफ मनी है ये बिल्कुल कांस्टेंट होती है। अगर आप इसको डायग्राम फॉर्म में लेके आएंगे तो ये बिल्कुल ऐसा कर्व बनेगा। इसका सप्लाई ऑफ मनी जो है ये कांस्टेंट रहती है, लेकिन डिमांड फॉर मनी जो है ये तो ट्रांजैक्शन है, इसको तो ये तो मतलब पैसिव होती है। रही बात दूसरी एमटीडी के हवाले से तो ये नेगेटिव होती है। आप ये रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर लेंगे और यहाँ पे एमएसडी लेंगे तो ये कर्व आपका नेगेटिव होता है, यानी कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होगा तो सप्लाई ऑफ मनी आपकी ज़्यादा हो जाएगी। तो इसमें जो है इन दो चीज़ों का, यानी कि आप बेसिकली ये डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी जो हैं ये होते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट के लिए होता है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कैसे डिटर्मिनेट होता है, शरह सूद का तयन कैसे होता है। क्यों, तो जहाँ पर ये कांस्टेंट सप्लाई ऑफ मनी वो नेगेटिव डिमांड फॉर मनी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं वो उससे वहाँ पर शरह सूद तय पाती है। बल्कि ये एक के लिए आपको मैं डायग्राम बना भी देता हूँ कि हमने डिमांड फॉर मनी और सप्लाई ऑफ मनी इसको मिला के हमने बात करनी है। क्या लिखेंगे बेटे जहाँ पर आप डिटर्मिनेशन ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसमें आपने अभी क्या पढ़ा है कि सप्लाई ऑफ मनी हमारी कांस्टेंट है और डिमांड फॉर मनी क्या है, ये नेगेटिव है। तो जहाँ पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पर शरह सूद तय पाएगी। ठीक है, तो ये एक छोटा सा आर्टिकल है। इसमें जो है वो शॉर्ट और लॉन्ग के हवाले शॉर्ट और एमसीक्यूज इसमें से पूछे जा सकते हैं। वो इंशाल्लाह आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे और जो हमने जब इसकी एक्सरसाइज करनी है, इसमें एमसीक्यूज करने हैं, इसमें हम शॉर्ट की बात करेंगे, तो उस वक्त इंशाल्लाह जो है हम डिस्कस करेंगे इसके शॉर्ट भी, और इसमें जो भी पॉसिबल एमसीक्यूज बनते हैं इंशाल्लाह वो करेंगे। तो आज जो है ये आपके हमारे लेक्चर में जो इससे पहले हमने पढ़ा था वो प्रॉपर्टीज ऑफ फाइन मनी थी, तो वो हमने पढ़ी हैं, उस चैप्टर को मुकम्मल किया है। और ये दो छोटे छोटे ये आर्टिकल आपके थे, एक सप्लाई ऑफ मनी और एक डिमांड फॉर मनी। तो इंशाल्लाह हम अगले अपने चैप्टर में, हमारा ये बेसिकली दो चैप्टर इकट्ठे हैं, एक थ्योरी ऑफ मनी है और दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी। तो टेक्स्ट बुक में ये दोनों चैप्टर इकट्ठे हैं, मनी और थ्योरी ऑफ मनी, जबकि जो बुक आपके पास पढ़ते हैं उसमें थ्योरी ऑफ मनी अलग है और सप्लाई ऑफ मनी अलग है। तो आपका सप्लाई ऑफ मनी जो है इंशाल्लाह मुकम्मल हो गया है। हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि हम सप्लाई ऑफ मनी के एमसीक्यू शॉर्ट पहले कर लें, उसके बाद हम जो है वो थ्योरी ऑफ मनी को इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।